हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर का टॉपिक मानव भूगोल के सिद्धांत। मानव भूगोल जैसे कि तुमने फर्स्ट ईयर में फिजिकल भौतिक भूगोल में बहुत सारे सिद्धांत पढ़े हैं, ऐसे ही मानव भूगोल में भी कुछ सिद्धांत हैं, जिसमें पहला आता है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत। दूसरा है पार्थिव एकता का सिद्धांत। और तीसरा है समायोजन का सिद्धांत। ये तीनों ही सिद्धांत बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इस समय मैं पहले सिद्धांत की बात करती हूँ, क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता के सिद्धांत को अगर हम समझें तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, क्रियाशीलता यानी कि जहाँ पर काम करते रहते हो, कोई ना कोई क्रिया होती रहे, वही हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत कहलाता है। क्योंकि अगर हम पृथ्वी पे बात करें, चाहे वो जड़ हो या चेतन, हर जगह कुछ ना कुछ क्रियाएं होती रहती हैं। अगर क्रियाएं ना हो तो वह चीज़ शून्य में समझी जाती है। यानी क्रिया कहाँ नहीं होती है? जहाँ पर कोई जड़ या जीवन संभव ना हो। ठीक है, तो पहला आता है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत को बहुत अधिक विस्तार से ब्रूंस ने समझाया था। ब्रूंस ने कुछ शब्द ब्रूंस बोलते हैं, कुछ लोग ब्रूंस बोलते हैं, तो ब्रूंस ने सबसे पहले क्रियाशीलता का सिद्धांत समझाया था। इसे परिवर्तनशीलता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है परिवर्तनशीलता का सिद्धांत। अगर हम इसके बारे में बात करें, क्रियाशीलता से समझ में आ गया होगा कि कोई ना कोई कार्य होते रहता है, और परिवर्तनशीलता से जब कार्य होगा तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आते ही हैं। तो इस आधार पर इसका दूसरा नाम परिवर्तनशीलता का सिद्धांत भी कहलाता है। इसके लिए अब परिवर्तन आते किस किस से हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो पहला आता है हमारा भौतिक शक्ति। भौतिक को हम प्राकृतिक शक्ति भी बोलते हैं, सबको पता है। प्राकृतिक शक्ति में पहला आता है पृथ्वी का ग्रही संबंध। इसके कुछ पार्ट हुए हैं। इसमें पहला है हमारा पृथ्वी का ग्रहीय संबंध। ठीक है, दूसरा आता है हमारा पृथ्वी की आंतरिक शक्ति। इसमें दूसरा आता है हमारा पृथ्वी की आंतरिक शक्ति। अगला आता है हमारा सौर शक्ति। ये सभी हमारे पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। और अगला चौथा आता है हमारा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमारे पहला हमारा भौतिक शक्ति था, दूसरा हमारा इसमें आता है मानव शक्ति, और एक आता है थर्ड जैविक शक्ति। ठीक है, अब हम इनके बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि किस तरह से इसको हम कह सकते हैं कि परिवर्तनशीलता का सिद्धांत है। जिसमें हमारा पहला है भौतिक शक्ति। भौतिक का अर्थ होता है प्राकृतिक,
सबको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ मैं इस चीज़ का कि भौतिक का अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक। और जब प्राकृतिक शक्तियाँ जब काम करती हैं तो ये तो तुमने देखा है कि प्रकृति हर समय कुछ ना कुछ परिवर्तन करती ही रहती है, और ये परिवर्तन जो होते हैं ये सब इन सब का प्रभाव इस चीज़ों पर पड़ता है। अब हम बात करें अगर पहले टॉपिक की पृथ्वी का ग्रहीय संबंध, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें इसके बारे में अगर बात करें तो तुम्हारा बीए फर्स्ट ईयर का बहुत कुछ सिलेबस के जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, अब पृथ्वी का ग्रह में क्या संबंध है, कितने ग्रह हैं सबको पता होगा, फिर दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ, ये बहुत कंपटीशन में भी काम आती वाली चीज़ें हैं कि पृथ्वी को मिलाकर वायुमंडल या सौर मंडल में हमारे 8 ग्रह हैं। उन 8 ग्रहों में पृथ्वी हमारे कौन से नंबर पे आती है, पहले पे आता है बुध, दूसरे पे शुक्र, फिर तीसरे पे पृथ्वी, चौथे पे मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, कुबेर था पहले लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। तो पृथ्वी का ग्रहों में यानी पूरे हमारे ग्रही में पृथ्वी का क्या संबंध है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो पृथ्वी ऐसे बताया मैंने कहाँ पर है, पृथ्वी कहाँ पर है, सौरमंडल में। सौरमंडल में होने के कारण उसकी स्थिति कैसी है कि वो अपने अक्ष पर और कक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, अक्ष और कक्ष में पहले बहुत क्लियर कर चुकी है, अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करना जिससे कि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, और कक्ष पर झुकी हुई है 66.5 डिग्री। ठीक है, अब अक्ष और कक्ष पर झुके होने के कारण पृथ्वी पर सारी क्रियाएं होती हैं, जिसमें कौन कौन सी होती हैं, अक्ष पर झुकने के कारण जो क्रियाएं होती है वो उनको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि दिन और रात। ठीक है, दिन रात बनते हैं, और कक्ष पे बनने के कारण हमारी जलवायु परिवर्तन, सौर शक्ति में अंतर, या सौर शक्ति की जगह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं तापमान में अंतर। ठीक है, ये मुख्य कारक हैं जो जलवायु परिवर्तन में बहुत कुछ आ जाता है। अगर हम एक एक शब्द को बोलेंगे तो तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ठीक है, और ये सब चीज़ के बादलों का बनना, वर्षा का होना, ओस, कोहरा, ये सब सारे तत्व हमारे किस में आ जाते हैं, जलवायु परिवर्तन और तापमान में अंतर। तापमान में अंतर कैसे आता है कि सूर्य क्या होता है, सूर्य की स्थिति पृथ्वी पर कैसी होती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो जो हमारी सूर्य की स्थिति है ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री पर कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है। ये 23.5 डिग्री पर है और ये 23.5 डिग्री पर। अब कर्क और मकर रेखा पर सूर्य जब उत्तर की ओर मूवमेंट करता है तो उसे बोलते हैं उत्तरायण, और दक्षिण में जब मूव करता है तो इसे बोलते हैं दक्षिणायन। तो उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर सूर्य की जो स्थिति है, जब सूर्य उत्तरायण होता है यानी कर्क रेखा पर जब चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध, अब ये तो सब आपको पता होगा कि कौन सा, कि हमारा 0 से डिग्री से यहाँ पर ये उत्तरी गोलार्ध है और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, अब इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो जो स्थिति है वो कैसी होती है, उत्तरी गोलार्ध में होती है। जब दक्षिण में होता है तो इसकी स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में सीधी होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में इसकी जो किरणें हैं वो तिरछी हो जाती हैं, जिस कारण से हमारे पृथ्वी को सौर ताप प्राप्त करने में अंतर आता है, और यही हमारे जलवायु का निर्धारण भी करता है। क्लियर है? तो अब इन चीज़ों से क्या होता है, हमारे यहाँ मौसम परिवर्तन होना, जलवायु का परिवर्तन होना, वर्षा होना, तापमान बढ़ना, गर्मी सर्दी, सब किसके द्वारा होते हैं, सूर्य के
जो अक्ष और कक्ष पर झुके होने के कारण और साथ में सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण। अगर ये कंडीशन ना हो तो कैसा होगा? सूर्य अगर पृथ्वी हमारी सीधी हो, अपने अक्ष पर और कक्ष पर ना झुकी होगी तो क्या होगा? पूरे वर्ष भर एक जैसी जलवायु दशाएं पाई जाएंगी, जिससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमारे यहाँ जो तरह तरह की जो फसलों का उत्पादन होता है या अन्य कार्य जो होते हैं वो करना संभव नहीं होगा। तो इसीलिए जो पृथ्वी की ग्रही स्थिति के अकॉर्डिंग हमारी क्रियाशीलता बनी रहती है। यानी अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे ना घूमे, अपने कक्ष पे ना घूमे तो क्या होगा? क्रियाशीलता होगी। सूर्य उत्तरायण ना हो, दक्षिणायन ना हो तो क्रियाशीलता होगी? नहीं हो सकती। तो इसीलिए क्रियाशीलता या परिवर्तनशीलता को सबसे पहले कहा जाता है पृथ्वी का ग्रही संबंध कैसा है, इसके आधार पर बताया जाता है। ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा पृथ्वी की आंतरिक शक्ति। पृथ्वी की आंतरिक शक्ति, ये मैंने तुम लोगों को बीए फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया था कि पृथ्वी पर दो तरह के शक्ति की जगह पे मैंने इसमें इस्तेमाल किया था बल का, कि बल के पृथ्वी पर दो तरह के बल काम करते हैं, आंतरिक बल और बाह्य बल। यहाँ पर हम उस बल को क्या कह रहे हैं? शक्ति। ठीक है। तो अगर आंतरिक शक्ति की बात करें तो दो तरह की शक्तियाँ काम करती हैं। एक तो हमारा आता है पटल विरूपण और दूसरी आती है हमारी आकस्मिक। ठीक है। पटल विरूपण से क्या होता है कि हमारी जो संरचना है उसमें परिवर्तन आता ही रहता है। अब पटल विरूपण एक तरह से हम ये कहें तो ये कैसी संरचना है? बहुत धीमी गति से काम करती है, लेकिन परिवर्तन उसमें चलता ही रहता है। गति कैसी होती है? धीमी। धीमी गति से कैसे होता है? जैसे कि पर्वतों का निर्माण, ठीक है, महाद्वीप महासागरों का निर्माण, ये भी इसी क्रिया के अंतर्गत इनका हुआ था। महाद्वीप और महासागरों का निर्माण भी इसी क्रिया के अंतर्गत हुआ था, जिसमें पटल विरूपण शक्ति आती है। जैसे कि तुम्हें बात करूं मैं हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय जो पर्वत है वो किससे बना था? तैतीस सागर से बना है और महाद्वीपों के विस्थापन होने के कारण ही इसका निर्माण हुआ है। तो ये भी ये सिद्ध करता है कि पटल विरूपण धीमी गति से होता है। जैसे कि हम कहते हैं ना हिमालय अभी भी बढ़ रहा है, हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है, हिमालय अभी युवा पर्वत है। क्यों है पर्वत? क्योंकि उसका विकास अभी हो रहा है। तो यानी उसमें क्रियाशीलता बनी हुई है, परिवर्तनशीलता उसमें बनी हुई है। ठीक है। अब ये जो पटल विरूपण है ये दो तरह से काम करता है, एक क्षैतिज रूप में, एक लंबवत रूप में। अगर हम इसकी बात करें कि पटल विरूपण किस तरह से काम करता है, क्षैतिज और दूसरा लंबवत। मैं इसमें शब्दों को सिंपल इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे कि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ऊर्ध्वाधर और वो क्षैतिज आता है। ऊर्ध्वाधर मैंने इसको बोल दिया लंबवत, अगर चाहे तो हम इसको ऊर्ध्वाधर भी बोल सकते हैं। ठीक है। क्षैतिज में क्या होता है? क्षैतिज होता है तो पर्वतों का निर्माण होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, लंबवत होता है तो क्या होता है? रिफ्ट घाटियों का निर्माण होता है, पर्वत घाटी क्षेत्रों का निर्माण होता है। ठीक है। क्लियर है? पटल विरूपण, पटल विरूपण यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में धीरे धीरे गति होती रहती है, जिस कारण से परिवर्तन होते ही रहते हैं। ठीक है। और आकस्मिक शक्तियों में दो ही चीजें आती हैं मुख्य रूप से। पहला आता है ज्वालामुखी और दूसरा आता है भूकंप। ठीक है। ये दो ही तरह की शक्तियों पर काम करता है, पहला ज्वालामुखी और दूसरा भूकंप, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें अकस्मात आती हैं। पृथ्वी में आंतरिक हिस्से में कुछ भी जरा सा हलचल होती है तो ज्वालामुखी और भूकंप की क्रियाएं
संपन्न होती हैं। तो ये सब चीज़ किस में आएगा? क्रियाशीलता में, क्योंकि क्रियाशीलता नहीं होगी तो इनका कार्य संभव ही नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे की, सौर शक्ति। सौर शक्ति से क्या मतलब है? सूर्य से प्राप्त ऊष्मा। अगर हम सिंपल बोलें इसको, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। ठीक है, अब सौर शक्ति में क्रियाशीलता कैसी है? आइए मैंने पहले तुम्हें समझाया, सूर्य उत्तरायण होता है, दक्षिणायन होता है, यानी सूर्य में भी पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने और कक्ष पर घूमने के कारण स्थिति ऐसी बनती है कि हम सूर्य के कुछ समय के लिए उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी की कुछ स्थिति दक्षिणायन होती है। ठीक है, लेकिन हमें पूरे वर्ष भर सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है। अगर हमें ऊष्मा प्राप्त ना हो तो क्या होगा? ना तो पेड़ पौधों का विकास होगा। सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, तुम लोगों को पारिस्थितिकी पढ़ाई थी, उसमें मुख्य स्रोत क्या था? सौर ऊर्जा ही माना जाता है। जी के लेवल का क्वेश्चन है, याद रखना। वैसे भी जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र चलता है उसमें मुख्य जो साधन काम करता है, यानी मुख्य रूप से जो तत्व काम करता है वो सौर्य ही करता है। इसे बोलते हैं सूर्य ऊर्जा। वहाँ पर इसका इस्तेमाल हो जाता है सूर्य ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा यानी कि शक्ति दे रहा है। और अगर तुम सामान्य स्थिति में देखो कि पृथ्वी पर जो भी कुछ क्रियाएं होती हैं उसमें मुख्य रूप से सौर शक्ति का ही विशेष हाथ होता है। अगर तापमान ना प्राप्त हो तो दिनचर्या भी शुरू नहीं होती। ठीक है, क्योंकि सर्दियों में अपना शरीर कैसा रहता है? ठंड में उठने का मन करता है? नहीं करता। क्यों? क्योंकि ठंड लगती है, टेम्परेचर कम हो जाता है। और गर्मियों में बहुत जल्दी काम करते हैं। बीज को अगर ऊष्मा ना मिले तो वो अंकुरित होगा? बिना हीट के अंकुरित होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी चाहिए, यानी उसमें आर्द्रता चाहिए, तो साथ साथ उसमें ऊष्मा भी चाहिए, गर्मी भी चाहिए, जब ही वो फर्टिलाइज होगा या बीज अंकुरित होगा। क्लियर है? अब अगला आता है हमारा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। अगर मैं गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की बात करूं तो पृथ्वी पर जीवन कब संभव हुआ? जब पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण था। अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण ना होता तो जीवन संभव नहीं होता। समझ में आया? इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ तुम्हें कि अगर तुम लोगों को पता होगा बुध पर कोई वायुमंडल नहीं है, शुक्र पर सिर्फ सल्फर एसिड की बादल पाए जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड अधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है, जबकि अपने पृथ्वी पर क्या है? सारी गैसें समान मात्रा में पाई जाती हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती हैं, चाहे वो भारी गैस हो और चाहे वो हल्की गैस हो। तो उस कंडीशन में अगर पृथ्वी की ग्रेविटी काम ना करे तो क्या होगा? वायुमंडल पर जितनी भी गैसेज हैं वो क्या है? अंतरिक्ष में विलीन हो जाएंगी। तो जो जितनी हमारी जीवनदायिनी गैस हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसेज जो क्या करती हैं? हमारे वायुमंडल में रुकी हुई हैं, क्योंकि पृथ्वी उन्हें ग्रेविटी से अपनी ओर खींचती रहती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि ब्रह्मांड में या सौर मंडल में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं। अगर ग्रेविटी का काम नहीं करे तो क्या होगा? सभी ग्रह अपनी अपनी गति से घूमते हुए क्या होगा? एक दूसरे से मिल सकती है। जैसे कि अभी तुम्हें कुछ दिन पहले की न्यूज़ बता दूं कि अभी एक धूमकेतु आके टकराने की संभावना बनी हुई है। अभी वो क्लियर नहीं है कि गिरेगा नहीं गिरेगा, लेकिन अगर ग्रेविटी के कारण से संभावना पृथ्वी पर क्यों अधिक हो रही है? क्योंकि पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण वो उधर आने की संभावनाओं को बढ़ा रहे हैं। तो ग्रेविटी नहीं होगी तो वायुमंडल नहीं होगा, वायुमंडल नहीं होगा तो मानव जीवन भी संभव नहीं होगा। ठीक है, जो ये सब चीज़ें क्या दिखाती हैं? हमारी क्रियाशीलता को दिखाती हैं कि पृथ्वी की ग्रेविटी अगर खत्म हो जाए तो क्या होगा? सब कुछ विलीन हो जाएगा शून्य में और कुछ भी
संभव नहीं होगा कि पृथ्वी पर जीवन है या नहीं है। ठीक है, अगला आता है हमारा मानव शक्ति। ये दूसरा पॉइंट है, वो पहले पॉइंट के सब पॉइंट थे। ठीक है, अब मानव शक्ति और तीसरा जैव शक्ति, इनको मैं एक साथ समझाती हूँ क्योंकि टाइम बचेगा। मानव, अगर तुम अपने आप को देखो, तुम कितना काम करते हो, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करते रहते हो, कहीं बैठते हो? नहीं बैठते, क्योंकि मानव की शक्ति जो है क्रियाशील रहती है। अगर मानव जब तक क्रियाशील है, जब तक वो जीवित है, और जब तक उसका जीवन है तब तक क्रियाशीलता चलती रहती है, और जब वो क्रियाएं करता है तो परिवर्तन भी करता ही रहता है। अगर क्रियाएं नहीं करेगा तो परिवर्तन नहीं होगा, और परिवर्तन के लिए वो क्रियाशील बना ही रहता है। तो जो भी कुछ मानव, जो भी कृत्रिम चीज़ें दिखाई जाती हैं, एक तो प्राकृतिक होती है, दूसरी होती है हमारी सांस्कृतिक, जो मैं समझाया था तुम लोगों को स्टार्टिंग के फर्स्ट टॉपिक में। तो जो सांस्कृतिक क्रियाएं, उनके निर्माणकर्ता कौन है? मानव। और मानव का काम क्या है? परिवर्तन करते ही रहना, क्योंकि मानव अगर परिवर्तन नहीं करेगा तो वो क्रियाशीलता में नहीं दिखेगा। ठीक है, और मानव का विकास भी किससे होता है? परिवर्तन के द्वारा ही। अगर मानव को अपना विकास करना है तो परिवर्तन करना ही पड़ेगा। ठीक है, और जैव शक्ति मानव शक्ति की तरह से है, बस इतना ही अंतर है कि मानव अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करता है, जबकि जीव अपने जीविकोपार्जन के लिए ही अपना कार्य करते हैं। और वो अपने जीविकोपार्जन के लिए ही जो भी कुछ कार्य करते हैं, उन सब में वो कुछ ना कुछ परिवर्तन करते ही रहते हैं। ओके, थैंक यू।